ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है फोर्स, यही छोटी छोटी चीजें, जैसे कि मैंने ये भारी सा पेन उठा लिया, सो दिस इज कॉल्ड फोर्स। अब मैं इस पे यहाँ पे लिखूंगी तो दिस इज कॉल्ड फोर्स। यहीं पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट में किस तरीके की हम चेंजेस देख सकते हैं, क्या कुछ चेंजेस होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में बात करते हैं। ये पेन पकड़ लिया मैंने, भारी सा पेन पकड़ लिया, तो ये जो मेरा हाथ है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जो पेन है ये एक ऑब्जेक्ट है। अब मुझे अगर लिखना है तो मुझे इसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा, है ना, मुझे इसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा और फिर मुझे लिखना पड़ेगा, राइट। इफ इंटरैक्शन स्टॉप फोर्स ऑल्सो स्टॉप। अगर ये इंटरैक्शन खत्म हो गया भाई, ओ अगर ये इंटरैक्शन खत्म हो गया, ठीक है, अगर ये इंटरैक्शन खत्म हो गया तो फोर्स भी नहीं काम करेगा, ठीक है। मैं इस पे लिख रही हूं, फ्रिक्शन लग रहा है बेटा तभी इस पे लिखा जा रहा है। आप चलते हो, चलते चलते अगर आप फिसल गए, धड़ाम से गिर गए, दैट मींस जिस फ्लोर पे आप चल रहे हो ना उसका इतना फ्रिक्शन नहीं है, वो कम फ्रिक्शन लगा रहा है। अगर आपको ऐसे चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, आप चल ही नहीं पा रहे हो, मतलब आप जिस फ्लोर पे चल रहे हो वो जो फ्लोर है ना वो बहुत ज्यादा रफ है ना, और उसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लग रहा है। दो चीजें हैं, वन इज वेट एंड वन इज मास, ठीक है, वन इज वेट एंड वन इज मास। तो वेट क्या होता है, हाँ वेट क्या होता है, जिसपे हमारे जो अर्थ है ना, जितने भारी हम होंगे उतना ज्यादा अर्थ अपनी ग्रेविटी से हमको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, दैट इज कॉल्ड वेट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। वेट इज अ फोर्स, कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाई कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड वेट। जैसे कि मैं जहां पे खड़ी हूं, ठीक है, तो मैं उस सरफेस एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई कर पा रही हूं अपने खड़े होने की वजह से, दैट इज कॉल्ड वेट। एंड द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज आल्सो न्यूटन, ठीक है, क्योंकि तो फोर्स है, वेट क्या है, फोर्स है ना। हेलो क्लास 8, वेलकम टू सरेद गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम आ चुके हैं एक्सप्लोरिंग फोर्सेस पे। आज हम इस चैप्टर का वन शॉट करेंगे। इससे पहले कि ऑलरेडी जितने भी चैप्टर्स हैं हम सब का वन शॉट कर चुके हैं, यानी कि 30 मिनट्स में हमने पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर लिया, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करना है तो उस पे भी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैं बना चुकी हूं। टोटल 57 लेक्चर है जिसमें आपको पूरा हर एक चैप्टर विद डिटेल, हर एक लाइन आपको पढ़ी हुई मिलेगी विद क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप उस टाइप के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, क्लास 8 के नाम से 202526, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर, ये खूबसूरत सा चैप्टर एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। देखो फोर्स का मतलब क्या है, हमेशा से आप फोर्स का मतलब क्या समझ कर आए हो कि पुश करना, पुल करना इज कॉल्ड फोर्स, है ना। लेकिन इसको आज हम और डिटेल में पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं, है ना, और टाइप्स के बारे में बात करेंगे। बहुत डिटेल में इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, कुछ भी चीजें नहीं छोड़ेंगे। लास्ट में मैं आपके साथ वन लाइनर भी डिस्कस करूंगी जहां से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एंड यहां पे सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में समझते हैं, तो चैप्टर का इंट्रो मिल जाए आपको, है ना, तो मजा आ जाएगा। चलिए, चैप्टर का नाम तो देखो आपको पता ही है क्या है, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। यानी कि यहाँ पे देखो हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जहां पे पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, थ्रोइंग, इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है ना। लेकिन हम कभी भी ना ये सोचते नहीं कि यार ये तो फोर्स है, हमने फोर्स अप्लाई कर दिया इस पे, है ना, तो इस चीज की में हम कभी बात नहीं करते, बट दिस इज कॉल्ड फोर्स। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है फोर्स, यही छोटी छोटी चीजें, जैसे कि मैंने ये भारी सा पेन उठा लिया, सो दिस इज कॉल्ड फोर्स। अब मैं इस पे यहाँ पे लिखूंगी तो दिस इज कॉल्ड फोर्स, है ना। मैं फोर्स लगा के अपनी बात आप तक पहुंचा पा रही हूं, आप फोर्स लगा के नोट्स बनाओगे, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें हैं फोर्स। ओके, so in our daily life we experience many actions like pushing, pulling, lifting, throwing, stopping and bending objects. All these actions involve a force. सारे के सारे actions में क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं बेटा, सब में फोर्स इन्वॉल्व हो रहा है। एंड ये चैप्टर हमें क्या अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि फोर्स क्या होता है, ठीक है। एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन प्रोड्यूस, किस तरीके से, है ना, किस तरीके से हमें बोल सकते हैं कि भाई किसी पे फोर्स अप्लाई करने से, ठीक है, उसमें चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, कौन कौन से टाइप के फोर्स होते हैं, जैसे ग्रेविटी, फ्रिक्शनल, वेट, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग के बारे में भी हम इसी चैप्टर में जानेंगे। ये पूरा इंट्रो था कि क्या क्या चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अ फोर्स, आखिरकार ये फोर्स है क्या,
है ना। ये फोर्स क्या है बेटा, फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। सबसे सिंपल चीज, फोर्स क्या होता है, फोर्स हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सब्सटेंस को जब हम पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्स। एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे फोर्स के, जैसे कि पुशिंग अ बॉक्स, है ना, ये बच्चा जो है ये बॉक्स को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, दैट मींस ही इज अप्लाइंग फोर्स, है ना, वो फोर्स को अप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा पुलिंग अ ड्रॉअर, आप ड्रॉअर को अपनी तरफ ऐसे खींचते हैं, पुल करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड अ फोर्स, है ना। पेडलिंग बाइसाइकिल, आप बाइसाइकिल पे पेडल करते हैं, है ना, तो ये भी क्या है, फोर्स है। लिफ्टिंग स्कूल बैग, आपने भारी भरकम सा अपना स्कूल बैग उठाया और ऐसे करके चल रहे हो आप, है ना, तो बैग ने भी आपके ऊपर फोर्स लगाया है। प्लस क्या है, ये जो स्टेप होती है ना, जो बैक की स्टेप होती है वो भी क्या करती है, फोर्स को अप्लाई करती है। सो हमारी डे टू डे लाइफ में हर जगह फोर्स का एप्लीकेबल है ना, हर जगह फोर्स अप्लाई किया जाता है। सो इन साइंस एवरी पुश और पुल इज अ फोर्स। भाई हर एक पुश, हर एक पुल क्या कहलाता है, फोर्स ही कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है बेटा, फोर्स कहलाता है। सो समझ में आया फोर्स क्या होता है, आ गया ना, ठीक है भाई। चलो नाउ व्हाट कैन अ फोर्स डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड। ठीक है, अगर कहीं पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट में किस तरीके के हम चेंजेस देख सकते हैं, क्या कुछ चेंजेस होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में बात करते हैं। राइट नाउ अ फोर्स कैन प्रोड्यूस वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट। देखो फोर्स लगाने से काफी सारी चीजें चेंज भी होती हैं, जैसे कि आप किसी पे फोर्स लगाएंगे तो कोई चीज रुकी हुई है, आपने फोर्स लगाया तो इट स्टार्ट मूविंग। जैसे कि यहाँ पे ये बॉल है ना, ये बॉल है, अभी रुकी हुई थी, आप फोर्स लगाएंगे तो ये बॉल जो है वो मूव कर करके चली जाएगी और उसको गिरा देगी, है ना। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को फोर्स देके, है ना, उसके अंदर मोशन क्रिएट कर दिया आपने, ठीक है, क्या कर दिया बेटा, आपने उसके अंदर मोशन क्रिएट कर दिया। नाउ स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो आप फोर्स लगा के उसको रोक सकते हैं, यानी कि रुकी हुई चीज का आप मूवमेंट करा सकते हैं, और जो चीज मूव कर रही है आप उसको क्या कर सकते हैं बेटा, आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई चीज बहुत धीरे मूव कर रही है तो आप उसमें फोर्स लगा के उसकी स्पीड को तेज कर सकते हैं, या फिर कोई चीज बहुत तेज है तो आप स्पीड लगा के उसको स्लो भी कर सकते हैं, ठीक है। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मान लो उधर से बहुत तेजी से एक बॉल आ रही है, आपने क्या क्या फोर्स लगाया, पहले बॉल इधर आ रही थी बट क्योंकि आपने फोर्स लगा दिया अब वो बॉल उधर चली जाएगी, तो इस तरीके से आप फोर्स लगा के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप आटा गूंथते हो, नहीं गूंथते मुझे पता है, ठीक है, तो लेकिन देखा तो होगा ना, है ना, डो को नीट करते हुए देखा होगा, तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि हम फोर्स अप्लाई करके किसी का भी शेप चेंज कर सकते हैं। या फिर जब आप क्ले से खेलते हो, ठीक है, क्ले से आप बहुत तरह तरीके की चीजें बनाते हैं, तो आप क्या करते हो, आपने फोर्स लगा के उसके शेप को बदल दिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड शेप द चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोर्स लगा के हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकते हैं। राइट नाउ एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। अप्लाइंग ब्रेक स्टॉप बाइसिकल, आप बिल्कुल तेजी से बाइसिकल अपनी दौड़ा रहे हो, गेड़िया मार रहे हो, लेकिन जैसे ही आपने फोर्स लगाया, जैसे ही आपने ब्रेक लगाया, आपकी जो बाइसिकल है वो रुक गई, ठीक। हिटिंग अ बॉल चेंज इट डायरेक्शन, अभी मैंने बताया बॉल आ रही है, आपने उसको हिट कर दिया और उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। प्रेसिंग अ बलून चेंज इट शेप, बलून को आपने क्या कर दिया, प्रेस कर दिया, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। एनी चेंज इन मोशन और शेप हैपन ओनली ड्यू टू फोर्स, ठीक है, तो इन सब में चेंजेस किसकी वजह से आ रहे हैं बेटा, इन सब में चेंजेस फोर्स की वजह से आ रहे हैं। यस, किसकी वजह से आ रहे हैं चेंजेस, फोर्स की वजह से चेंजेस आ रहे हैं। क्लियर नाउ, आर फोर्स आर इंटरैक्शंस बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट, क्या फोर्स का मतलब ये होता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरैक्शन है, मे और मे बी नॉट, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे इसी टाइप के फोर्सेस हो जहां पे कांटेक्ट की जरूरत हो, बट ऐसा भी नहीं है कि फोर्स बिना कांटेक्ट के ही हमेशा होता है, तो दोनों चीजें की रिक्वायरमेंट है कि फोर्स जो है वो कांटेक्ट के साथ भी होता है और बिना कांटेक्ट के भी हो जाता है, ठीक है। अ फोर्स ऑलवेज रिसाइड्स ड्यू टू द इंटरैक्शंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स,
जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू अ फोर्स। जैसे मैंने ये पेन पकड़ लिया, मैंने भारी सा पेन पकड़ लिया, तो ये जो मेरा हाथ है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जो पेन है ये एक ऑब्जेक्ट है। अब मुझे अगर लिखना है तो मुझे इसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा, है ना, मुझे इसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा और फिर मुझे लिखना पड़ेगा, राइट। इफ इंटरैक्शन स्टॉप फोर्स ऑल्सो स्टॉप। अगर ये इंटरैक्शन खत्म हो गया भाई, ओ अगर ये इंटरैक्शन खत्म हो गया, ठीक है, अगर ये इंटरैक्शन खत्म हो गया तो फोर्स भी नहीं काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट फोर्स के बारे में बात की है, दिस इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, इसको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन यू पुश अ टेबल योर हैंड एंड द टेबल इंटरैक्ट। जैसे ये बच्चा जो है ये इसको टेबल को पुश कर रहा है, तो ये जो टेबल है, ये जो बच्ची है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है, सो दे आर अप्लाइंग फोर्स, है ना। एंड ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। एंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे, फोर्स का कोई फॉर्मूला होता है क्या? अगर देखो आपने प्रेशर पढ़ा है तो आप फोर्स का फॉर्मूला बता दोगे, फिलहाल तो आप न्यूटन समझो, है ना। और अगर हम इसको प्रेशर से कंपेयर करते हैं तो आप मुझे इसका बता दोगे, प्रेशर की कंपैरिजन में आप मुझे फोर्स का फॉर्मूला बताओगे, ठीक। चलिए, नाउ नेक्स्ट है टाइप ऑफ फोर्सेस। तो मेनली 2 टाइप के फोर्सेस हैं, वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स, अनदर वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जहां पे 2 बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं एंड देन वहां पे फोर्स अप्लाई किया जाता है, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में फोर्स हो रहा है, ठीक है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है बट यहाँ पे कोई बॉडी आपस में कांटेक्ट में नहीं है, दैट इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स, ओके। अब हम डिटेल में कांटेक्ट फोर्स को पढ़ेंगे एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स को पढ़ेंगे, ओके। चलिए, सो अब हम बात करते हैं कांटेक्ट फोर्स के बारे में। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के टच में हो, है ना, दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि आप अभी अपने फोन के टच में हैं, है ना, तो आप अपने फोन पे अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसको पकड़ के ऐसे बैठे हुए हैं, सो दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। सो कांटेक्ट फोर्स एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ फिजिकल कांटेक्ट में होगा तभी हम उसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है हमारा मस्कुलर फोर्स, ठीक है। अभी जो मैं अप्लाई कर रही हूं दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। मैं अपने मसल्स का इस्तेमाल करके इस पेन को उठा रही हूं, मैंने इस माउस को उठा लिया, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, मैं उसको उठा सकती हूँ। तो कैसे उठाया मैंने, अपने मसल्स का इस्तेमाल करके, सो दिस इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। So the force exerted by muscles of the humans or animals is called muscular force. जैसे कि walking, lifting object, animals pulling cart, chewing food, pumping blood, तो ये सारे के सारे क्या है, कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हैं। मस्कुलर फोर्स हेल्प इन मूवमेंट एंड सर्वाइवल, ठीक है। तो ये जो मस्कुलर फोर्स होता है ये मूवमेंट और सर्वाइवल में हेल्प करता है, ठीक है। आ गया समझ में? नाउ नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। सो अगेन फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, देखो मैं इस पे लिख रही हूं, फ्रिक्शन लग रहा है बेटा तभी इस पे लिखा जा रहा है। आप चलते हो, चलते चलते अगर आप फिसल गए, धड़ाम से गिर गए, दैट मींस जिस फ्लोर पे आप चल रहे हो ना उसका इतना फ्रिक्शन नहीं है, वो कम फ्रिक्शन लगा रहा है। अगर आपको ऐसे चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, आप चल ही नहीं पा रहे हो, मतलब आप जिस फ्लोर पे चल रहे हो वो जो फ्लोर है ना वो बहुत ज्यादा रफ है ना, और उस पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन डिपेंड करता है किस पे, बेसिकली फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स, है ना। जैसे कि मैं ऐसे हूं और मैं आगे की तरफ बढ़ूंगी ना तो ये जो जिस पे मैं चल रही हूं वो मुझे पीछे की तरफ धक्का देने की कोशिश करेगा। मतलब फ्रिक्शन कैसा फोर्स होता है, फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है, ठीक है, जो हमें आगे बढ़ने से, मुझे आगे बढ़ने से रोक देगा, बट मैं चली जाऊंगी आगे, तो मैंने फोर्स ज्यादा लगाया तो उसका फ्रिक्शन कम हो गया, मेरा फोर्स कम होता तो उसका फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता। जैसे कि यहां पे देखो, ठीक है, ये कैसा सरफेस है बेटा, ये कैसा सरफेस है, तो ये हमारा स्मूथ सरफेस है। तो इस स्मूथ सरफेस पे ये जो बॉक्स है ये इजीली स्लाइड कर जाएगा, है ना, आराम से ये इसके नीचे आ जाएगा। लेकिन ये सरफेस देखो,
है ना। इस सरफेस पे क्या हो रही है, कैसा सरफेस है, ये हमारा रफ सरफेस है। अब इस पे ऑब्जेक्ट आएगा ना तो उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। वही इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा कम फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, और वो आराम से वो नीचे की तरफ स्लाइड हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रिक्शन द फोर्स दैट एक्ट बिटवीन टू सरफेस इन अ कॉन्टेक्ट। फ्रिक्शन कब लगता है, जब दो बॉडी आपस में कॉन्टेक्ट में हो, दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में हो तब यहाँ पे फ्रिक्शन लगता है। जैसे आप चल रहे हो तो जमीन पे है ना, जो फ्लोर है आप उसके कांटेक्ट में हो, ठीक है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, फ्रिक्शनल फोर्स बोल दिया। एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड अपोजिंग ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जिस डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाता है, उसको स्टॉप करना शुरू कर देता है, ठीक। So oppose the motion of an object and friction always act opposite to the direction of the motion. ये जो frictional force है ये हमेशा ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है, ठीक है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है। So friction always act opposite to the direction of the motion. Okay? एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ठीक है, तो वॉकिंग है, रनिंग है, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे फ्रिक्शनल फोर्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा, बहुत सारे, ठीक है। अब स्मूथ सरफेस पे किस तरीके से फ्रिक्शन होता है, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। सो अब देखो, ड्यू टू इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस, अगर रफ सरफेस होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, अगर स्मूथ सरफेस होगा तो कम फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। क्या बताया, अगर जो रफ सरफेस है तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, और अगर जो स्मूथ सरफेस है तो कम फ्रिक्शन लगेगा। तभी आप प्लेन सरफेस पे आसानी से चल पाते हो क्योंकि फ्रिक्शन कम लगता है, और वहीं जब आप रफ सरफेस पे चढ़ते हो तो आपका बहुत ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ता है, तब बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। नाउ इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन की वजह से क्या क्या हो सकता है, स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से आ रहा है और वहां पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लग रहा है तो उसकी स्पीड स्लो डाउन हो सकती है ना, तब क्या हो जाएगी बेटा, उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टॉप कर सकता है एंड ये हीट भी प्रोड्यूस करता है। कैसे, आपने देखा है ना, जो बहुत तेज कार बाइक चलती हैं तो उनके जो टायर होते हैं जब वो जमीन से ऐसे रगड़ते हैं तो वो चिंगारियां प्रोड्यूस करते हैं, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा वो हीट भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा, अब इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। सो बाइसिकल स्टॉप व्हेन पेडलिंग, स्टॉप, है ना, जब आप पेडल नहीं करोगे बाइसिकल में तो कुछ टाइम के बाद आपकी जो बाइसिकल है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, है ना, क्योंकि अब क्या हो रहा है, आप अपनी तरफ से फोर्स नहीं लगा रहे हो, बट आपका ऑब्जेक्ट जिसकी कांटेक्ट में है वो तो ऑपोजिंग फोर्स लगा रहा है ना, तो एक टाइम के बाद आपकी जो बाइसिकल है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ओके, बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड कम्स रेस्ट, अगर कोई बॉल जो है वो रोल करके जा रही है एंड हम उस पे प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, फोर्स अप्लाई कर देते हैं, या फिर कुछ टाइम के बाद वो जो रोलिंग बॉल है वो अपने आप ही स्टॉप हो जाती है। क्यों, क्योंकि जिस सरफेस की कांटेक्ट में जाके वो रोल हो रही है वो वहां पे कौन सा फोर्स लगाता है बेटा, वहां पे वो अपोजिंग फोर्स लगाता है जिसकी वजह से बॉल रुक जाती है, ठीक है। स्लिपिंग इज इजियर ऑन वेट और पॉलिश्ड सरफेस, है ना, अगर कोई बहुत स्मूथ सरफेस होगा तो उस पे फिसलना आसान है हमारे लिए, है ना, वहीं अगर रफ सरफेस होगा तो उस पे तो चलना ही मुश्किल हो जाता है। चलो, सो फ्रिक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस, तो अभी तक हमने सॉलिड के बारे में, अभी हमने सॉलिड फेजेस में फ्रिक्शन के बारे में बात की थी। नाउ विल टॉक अबाउट द लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। तो लिक्विड और गैसेस में भी क्या फ्रिक्शन होता है, यस। सो एयर एंड वाटर ऑल्सो अप्लाई फ्रिक्शन, एयर एंड वाटर भी फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन और ड्रैग, ठीक है। इस टाइप के फ्रिक्शन को बेटा हम क्या कहते हैं, इस टाइप के फ्रिक्शन को हम फ्लूइड फ्रिक्शन या फिर ड्रैग कहते हैं, ठीक है। व्हीकल्स आर डिजाइन विद स्ट्रीमलाइन शेप टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, आपने देखा है ना बोट, ठीक है, बोट आप देख लो, आप एरोप्लेन देख लो, तो बोट का शेप, एरोप्लेन का शेप ऐसा क्यों बनाया गया है, ताकि वो कम से कम फ्रिक्शन लगा सके एंड उनका मूवमेंट, उनका मोशन ज्यादा हो सके, ठीक है। तो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सारे के सारे फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, ठीक है।
सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कैसा फोर्स होता है? जो चार्ज की वजह से जनरेट होता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा कैसा फोर्स होता है? जो चार्ज की वजह से जनरेट होता है। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप कोई दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करोगे ना, तो अभी चार्ज नहीं है, बट जब आप ऐसे रब करोगे ना तो ये चार्ज हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपने वो देखा है ना कि स्केल को आप ऐसे अपने बालों से रब करोगे तो वो क्या हो जाएगा? स्केल जो है वो चार्ज हो जाएगा एंड इट कैन अट्रैक्ट द पीस ऑफ द पेपर। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्जिंग आर प्रोड्यूस बाय रबिंग ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट को जब आप रब करते हो तो उसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, टू टाइप ऑफ चार्ज, कौन कौन से टाइप के चार्ज होते हैं बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है एंड नेगेटिव चार्ज होता है। लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि अगर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अगर एक साथ है तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? दूर भगाएंगे, है ना। लेकिन वहीं अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे के पास आएंगे, यानी कि लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल रब्ड बलून अट्रैक्टिंग पेपर बाइट। ठीक है, अगर आपने बलून को ऐसे रब कर दिया है, बलून ले लो, सिल्क की क्लॉथ ले लो, आप उसको रब कर दो, ठीक है, तो वो चार्ज जनरेट कर देगा। अभी देखो ठंडी का टाइम है ना, बहुत ठंड हो रही है, तो जब आप सुबह उठते हो, है ना, आपने अगर रात को स्वेटर पहना होता है तो आप जैसे स्वेटर को निकालोगे ना तो आपकी जो बॉडी है, आपके जो बाल है ना, वो स्वेटर से चार्ज हो जाएंगे और आपके बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे। क्या ऐसा होता है? हाँ, तो वहां पे भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही काम करता है। ठीक, टू रब्ड बलून रिपेल ईच अदर। अब देखो दोनों के दोनों बलून ही हैं तो दोनों पे सेम ही चार्ज होगा। अब क्योंकि अगर दोनों पे सेम ही चार्ज है तो दे रिपेल ईच अदर, है ना, वो एक दूसरे को गुस्सा करेंगे दूसरे से, ठीक है, उनके पास नहीं आएंगे क्योंकि दे हैव सेम चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट विदाउट कांटेक्ट, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कांटेक्ट की एज सच कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये भी हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये तीन फोर्स जो होते हैं बेटा ये नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक, सो ग्रेविटेशनल के बारे में अगर हम बात करें तो आपको भी पता है कोई भी चीज आप ऊपर फेंकोगे, कोई भी चीज आप ऐसे ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे ही आएगी। क्यों नीचे आ गया ये? क्यों कोई भी चीज ऊपर से नीचे ही आती है? हाँ, क्योंकि ग्रेविटी, हमारे जो सुंदर सी अर्थ है, हमारे जो ब्यूटीफुल सी अर्थ है, हमारी जो धरती माता है ना, वो क्या करती है? वो सारी चीजों को अपनी तरफ खींचने का काम करती है। ठीक है, वो हर एक चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करती है। ओके, बट ये फोर्स हमें फील नहीं होता। अभी जैसे मैं खड़ी हूं, है ना, तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि नीचे की साइड खींचा जा रहा है। ठीक है, so the force with which the earth attract object towards itself, it's called gravity, है ना, ये हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। act from a distance causes object to fall towards the earth, है ना, सारी चीजों को अर्थ की तरफ खींच लिया जाता है। ठीक है, धरती माता को हमसे बहुत प्यार है। ठीक है, आपको भी करना चाहिए धरती माता से प्यार, है ना, दिमाग तो कहीं और जाएगा। चलो, ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, हर चीज को अपने तरफ खींच लेता है ना, इसकी वजह से मोशंस होते हैं प्लैनेट में एंड वर्टिकल मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ग्रेविटी। ठीक, जैसे न्यूटन, है ना, न्यूटन क्या कहते हैं कि भाई मैंने एक एप्पल को देखा गिरते हुए और मुझे ग्रेविटी का ख्याल आया, बट दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये ट्रू नहीं है। न्यूटन के आने से पहले, न्यूटन के आने से 1000 साल पहले ग्रेविटी की खोज हो गई थी, है ना, जो कि इंडिया के लोगों ने ही किया था, जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने किया था। ठीक है, मुझे नाम बिल्कुल भी याद नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि न्यूटन के आने से पहले 1000 साल पहले ग्रेविटी की डिस्कवरी हो गई थी। ठीक है, लेकिन वो कहीं चीज लिखी नहीं गई। फिर न्यूटन से 500 साल पहले एक आदमी आते हैं, उन्होंने इस चीज को क्रेडिट दिया कि भाई ऑलरेडी हमें इसके बारे में, ग्रेविटेशनल के बारे में पता है ना, क्योंकि आप सबको पता है कि पहले के टाइम पे जो विमान हुआ करते थे, जो विमान उड़ते थे, वो किसकी वजह से उड़ते थे? अगर किसी को ग्रेविटी की नॉलेज नहीं होगी तो वो किस तरीके से वो विमान बना सकते? नहीं बना सकते ना। ठीक है, तो ग्रेविटी हमें पहले से ही पता था। ठीक है, बट वो बात अलग है कि हमने उस चीज पे फोकस नहीं किया, या फिर अभी जो न्यूटन ने चीजें पब्लिश की हैं, ठीक है, तो हमें पता चला है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था या फिर पहले हमारे पुराने लोगों को पता नहीं था, सबको सब कुछ पता था, ठीक है। नाउ वर्टिकल मोशन के बारे में बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट थ्रो अपवर्ड एंड स्लो डाउन, स्टॉप देन फॉल, ऑब्जेक्ट ड्रॉप फॉल स्ट्रेट डाउन। सो बेसिकली वर्टिकल कुछ भी नहीं है, हमने ऐसे फ्री फॉलिंग की, ऐसे ऊपर गया और आराम से नीचे आ गया, ठीक है। लेकिन ये जैसे मैंने इसको ऐसे थ्रो किया ना, एक टॉप पे आने के बाद ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्टॉप हो जाएगा और फिर नीचे डाउन हो जाएगा, ठीक। नाउ वेट एंड इट्स मेजरमेंट, वेट के बारे में बात करते हैं भाई, ठीक है। सो अ फोर्स विद विच अर्थ पुल एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट, ठीक है। वेट क्या होता है, सी दो चीजें हैं, वन इज वेट एंड वन इज मास, ठीक है। वन इज वेट एंड वन इज मास। तो वेट क्या होता है, हाँ वेट क्या होता है, जिसपे हमारे जो अर्थ है ना, जितने भारी हम होंगे उतना ज्यादा अर्थ अपनी ग्रेविटी से हमको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, दैट इज कॉल्ड वेट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। वेट इज अ फोर्स, कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाई कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड वेट। जैसे कि मैं जहां पे खड़ी हूं, ठीक है, तो मैं उस सरफेस एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई कर पा रही हूं अपने खड़े होने की वजह से, दैट इज कॉल्ड वेट। एंड द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज आल्सो न्यूटन, ठीक है, क्योंकि तो फोर्स है, वेट क्या है, फोर्स है ना। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट वेट ऑफ कोर्स। जैसे कि आपका वेट कितना है, इसका वेट कितना है, देखो दिख नहीं रहा, अराउंड कितना 45 लग रहा है मुझे, 45, ठीक है, 45 केजी और न्यूटन, नॉट केजी। नाउ स्प्रिंग बैलेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस किस में काम आता है, सो इट यूजुअली मेजर द मास, नॉट मेजर द मास, मेजर द वेट, ठीक है, मेजर द वेट, है ना। द स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर द वेट। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, मैक्सिमम वेट इट कैन मेजर एंड स्मॉलेस्ट वेट इट कैन मेजर, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस से आप बहुत ज्यादा वेट मेजर कर सकते हैं एंड बहुत छोटा वेट भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपने वो वाली स्प्रिंग देखी होगी ना, कुछ इस तरीके से होती है, ये इस तरीके से कॉइलिंग होती है इसकी, और इसमें हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं और ये कॉइलिंग फिर अनकॉइल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा ये स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक। नाउ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। सो वेट अभी बताया कि हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, दैट इज कॉल्ड वेट। मास क्या होता है कि एक बॉडी के पास कितना मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, एक बॉडी के पास कितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम मास कहते हैं। वेट कैन चेंज बट मास कैन नॉट चेंज, ठीक है, मास को हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ मैटर, कितना अमाउंट ऑफ मैटर है एक ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है, हर जगह कांस्टेंट रहेगा, यूनिट इसकी केजी हो जाती है, ठीक है। वहीं अगर हम वेट के बारे में बात करें तो कितना हम फोर्स लगा रहे हैं टुवर्ड्स द अर्थ, एंड ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, क्यों, क्योंकि ये ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। जहां पे जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी वहां पे उतना ज्यादा मास हो जाएगा, जहां पे कम ग्रेविटी होगी वहां पे मास कम हो जाएगा। एंड वेट की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, ठीक है। मास रिमेन सेम ऑन ऑल प्लैनेट, वेट चेंज, ठीक है। मास तो हमेशा आप कहीं पे भी चले जाओ, दूसरे प्लैनेट में ही क्यों ना चले जाओ, आपका मास जो है वो सेम रहेगा, बट वेट जो है वो वेरी कर जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग जगह का अलग अलग मास, ये अलग अलग वेट होता है। जैसे अर्थ पे हम 10 न्यूटन के हिसाब से या फिर 9.8 न्यूटन के हिसाब से वेट को कैलकुलेट करते हैं। मून पे हम 1.6, मार्स 3.8, वीनस 9 एंड जुपिटर 25.4 न्यूटन। यानी कि सोचो जब आप जुपिटर पे चले जाओगे, देख रहे हो कितना है, 9 9 18, उससे भी ज्यादा है ना। लगभग ऐसा मान के चलो कि अगर आप अभी 40 किलो के हो, है ना, अगर आप अभी 40 किलो के हो, क्या हो गया, नहीं हो 40 किलो के, मान लो अभी आप 40 किलो के हो, तो यहाँ पे आप 80 100 120 के आसपास केजी के हो जाएंगे, कहां पे, जुपिटर में, ठीक है। नाउ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग के बारे में बात करते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फ्लोट कर जाती हैं एंड कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिंक कर जाती हैं, है ना, यानी कि डूब जाती हैं, और कुछ चीजें तैरती रहती हैं। तो ऐसा कैसे हो जाता है, हाँ, कि छोटा सा कॉइन पानी में जाने के बाद डूब जाता है लेकिन बड़ी सी नाव पानी में तैरती रहती है। तो ये क्या रीजन है, क्यों ऐसा होता है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड, ग्रेविटी, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पानी पे रखते हैं तो ग्रेविटी क्या करती है, उसको अपनी तरफ खींचती है, और पानी क्या करती है, उसको ऊपर की तरफ धक्का देती है, दैट इज कॉल्ड बायंट फोर्स।
तो अगर जो ग्रेविटी एंड बायंट फोर्स इक्वल है तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। लेकिन अगर ग्रेविटी ज्यादा है बायंट फोर्स से तो कोई भी चीज सिंक कर जाएगी, ठीक। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड, ग्रेविटी पुल इट्स डाउनवर्ड एंड लिक्विड अप्लाई इट इन अपवर्ड। तो अगर दोनों बराबर हैं, अगर दोनों सेम हैं, तो यहाँ पे क्या कर जाएगा, वो फ्लोट हो जाएगा। लेकिन अगर बायंट फोर्स कम है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अपथ्रस्ट। सो द upward force exerted by the liquid of an object immersed in it। अगर यहां पे upthrust कैसा है, लेस है देन ग्रेविटी, तो चीजें क्या हो जाएंगी, सिंक हो जाएंगी, ठीक है। चीजें क्या हो जाएंगी, सिंक हो जाएंगी, डूब जाएंगी, इसकी तरह। नाउ कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। देखो, इफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर देन द बायंट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर देन द बायंट फोर्स, तो चीजें क्या हो जाएंगी, सिंक हो जाएंगी। इफ बोथ आर इक्वल तो फ्लोट करने लग जाएगा। एंड बायंट फोर्स डिपेंड करता है कि लिक्विड की डेंसिटी कैसी है, ठीक है। याद रखना, जिसका जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है वो उतना ज्यादा फ्लोट करेगा बेसिकली, और जिसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा वो डूब जाएगा। जैसे कि निडल ले लो आप, निडल ऐसे ही दिखेगा। अगर आप निडल को ऐसे सीधा पानी के अंदर डाल दोगे तो वो डूब जाएगा, लेकिन वहीं उसको अगर आप, ठीक है, वहीं उसको अगर आप लिटा के रखोगे तो वो तैरने लग जाएगा। तो ये भी एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसी को हम पता है क्या कहते हैं, आर्किमिड्स प्रिंसिपल कहते हैं। आर्किमिड्स प्रिंसिपल क्या होता है, यस, एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ इट्स लिक्विड डिस्प्लेस। देखो, एक गिलास पानी ले लो, पूरा फुल भर के पानी ले लो, और उसके अंदर ना आप एक क्या कर दो, एक छोटा सा पत्थर डाल दो। तो आप क्या देखोगे कि जितने वेट का आपने पत्थर डाला है पानी के अंदर, उतना ही वेट का पानी उस गिलास से बाहर आ जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड आर्किमिड्स प्रिंसिपल। आर्किमिड्स ने यही बताया था कि अगर आपके पास लिक्विड है, ठीक है, आप उसके अंदर जितना जितना भारी ऑब्जेक्ट डाल दोगे वो उतना ही पानी वहां से डिस्प्लेस कर देगा, एंड उस ऑब्जेक्ट का मास और उस पानी का मास, दोनों का मास हमारा बराबर हो जाएगा। तो पहले के टाइम पे इसी तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट किया जाता था, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, वुडन ब्लॉक जो है वो फ्लोट करता है, सिंक, ये कॉइन जो है वो सिंक कर जाती है। प्यूमिक स्टोन फ्लोट ड्यू टू द एयर पॉकेट्स, उसमें छोटे छोटे से होल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो फ्लोट करता है, लाइट वेट होता है बेसिकली, ठीक है। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि फोर्स क्या होता है, पुश और पुल, है ना। फ्रिक्शन, फोर्स अपोजिंग मोशन, ग्रेविटी जो अर्थ अपनी तरफ हमें खींचती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। वेट जो हम फोर्स लगाते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। बायंट फोर्स क्या होता है, जो लिक्विड अप्लाई करती है इन अपवर्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जो मैग्नेट फोर्स लगाता है। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, चार्ज, है ना, फोर्स बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, नाउ अब पूरे चैप्टर को नॉटशेल की बात करते हैं। फोर्स इज अ पुश और पुल, है ना। फोर्स चेंज मोशन एंड शेप, किसी पे भी फोर्स अप्लाई करके हम उसका मोशन और शेप चेंज कर सकते हैं। फोर्स रिक्वायर्ड इंटरैक्शन, है ना, इंटरैक्शन की जरूरत होती है फोर्स करने के लिए। तो दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, ग्रेविटी पुल ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स, सारी चीजों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन एंड मास को हम केजी में मेजर करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक ड्यू टू द बायंट फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगी, ये किस पे डिपेंड करता है, ये बायंट फोर्स पे डिपेंड करता है। सो इसी के साथ हमने विद इन 30 मिनट्स अपने इस चैप्टर को कर लिया है फिनिश, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये चीज आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखो, अच्छा लगा लेक्चर तो भी आप कमेंट करके बताएंगे, अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो भी आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आपको कितनी चीजें मैं समझा पा रही हूँ, कितनी चीजें आपको समझ में आ रही है। प्लस साथ ही साथ आप कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि नई और आपको क्या चीजें चाहिए, ठीक है, ताकि हम अपने कंटेंट को और ज्यादा बेटर कर सके और ज्यादा इंप्रूव कर सके। ओके, सो मेक श्योर कि आप कमेंट करना ना भूलें। मैं हर एक बच्चे का कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, चाहे आप कैसा भी कमेंट करिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वन शॉट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।